लास्ट टाइम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, एक मास के आसपास का वो रीजन जिसके अंदर वो दूसरे पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगा, है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो कैसे निकलेगी, फोर्स जो पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट फोर्स पर यूनिट मास से वो इंटेंसिटी निकलेगी, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकलेगी। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड, आई से इसको डिनोट कर देना। कहीं पे आई से भी डिनोट किया हुआ मिलेगा, कहीं पे इसको किसी और लेटर से भी डिनोट किया हुआ मिल सकता है, जी से भी डिनोट किया हुआ मिल सकता है। तो खैर ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब देखो ये है इसकी वजह से इस एम के आसपास का वो रीजन जिसके अंदर ये दूसरे पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगा, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। क्या है उसका, इस एम के आसपास इसका ग्रेविटेशनल फील्ड फैला हुआ है ना। इसके अंदर अगर कोई दूसरा पार्टिकल आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं दूसरा पार्टिकल लेकर आता हूं, ध्यान से सुनना। ये आ गया दूसरा पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल है ये छोटा सा एम नॉट। इस मास ने इस एम नॉट मास के ऊपर फोर्स लगाया होगा ना कुछ, तो दैट फोर्स पर यूनिट मास इज इंटेंसिटी या इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या खाली ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, हाउ यू कैन डिफाइन इट। यहां कौन सा मास आएगा नीचे, वो मास जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसका होगा, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसी का ग्रेविटेशनल फील्ड है। वो लगा रहा है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड उसी मास का है क्या, एम नॉट का है क्या। क्या कोई अपने आप से ऊपर फोर्स लगा के उठा सकता है ना, ऐसा कर सकते हैं क्या, क्या आप लोग अपने आप को ऐसे पकड़ के उठा सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। तो ये मास भी अपने ही ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसका होना चाहिए, किसी दूसरे का होना चाहिए। क्लियर है। सो ये बात क्लियर हो गई, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। तो अब जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ये है पॉइंट मास कैपिटल एम, इसकी वजह से इसके आसपास किसी भी जगह पे, इसके आसपास इससे आर दूरी पे, इससे आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट ए पे, ये पॉइंट है कोई ए, है ना, अलग अलग पॉइंट्स है ना इसके आसपास। तो मैंने कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लिया ए, उस ए पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा हमें ये निकालना। क्या निकालना है बेटा हमें, ए पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा हमें वो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए यहां पे छोटा सा मास एम नॉट लेके आऊंगा टेस्ट करने के लिए, है ना, वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब निकालें जरा। yes, तो देखो इस पॉइंट पे मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड था आई, कितना था, जिसकी वजह से इस पे फोर्स लगा एफ, कितना फोर्स लगा जिसकी वजह से एफ, इसके ऊपर फोर्स लगा, और ये मास था एम नॉट। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज एफ बाय एम नॉट, दैट इज एफ बाय। अब मुझे आप ये बताइए ये एफ कितना आएगा, कितना फोर्स होगा इस स्मॉल एम, एम नॉट और कैपिटल एम के बीच में, ये फोर्स की वैल्यू बता दीजिए, क्योंकि दो पॉइंट मासेस के बीच का फोर्स निकालना तो आपको आता ही है। तो वो फोर्स की वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी। एंड द फोर्स इज जी कैपिटल एम, एम नॉट अपॉन व्हाट इज, यस आर स्क्वायर। गुड, समझ गए। ये आ गया फोर्स इनके बीच का, और ये फोर्स की वैल्यू यहां रख देंगे आप। ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट मास का। तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ गया बेटा, जी कैपिटल एम, एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम नॉट। ये आ गया फोर्स, एम नॉट से एम नॉट कट भी गया,
तो gm/r², ये तो आ गया मैग्नीट्यूड इसका। क्या आ गया ये? बैठिए। यस बेटा, आगे देखिए। ये आपको समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड कितना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का? G⁻m/r², पॉइंट मास की वजह से। अब हमें ये पता चल चुका है इस पॉइंट मास m के आसपास किसी भी डिस्टेंस r पे, जैसे मान लो यहां से मैं r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड देखूंगा तो वो कितना आएगा? gm/r² आएगा। आएगा किस डायरेक्शन में वो बताओ, कौन सी डायरेक्शन होगी? जिस तरफ फोर्स लग रहा है ना, देखो इस मास ने इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इस तरफ। ओके, आई नहीं, नॉट इन सर्कल, ये आई ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। क्या होगा ये आई? इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड होगा? एम की तरफ, टुवर्ड्स एम। यहां पे किस तरफ होगा? यहां पे किस तरफ होगा? अब मुझे ये बताओ, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिए हैं, अगर इन पे मैं कोई भी छोटा सा पार्टिकल रख देता हूं तो उस पे फोर्स किधर लगेगा? वो भी जो एरो बनाई है इसी की डायरेक्शन में उन पे फोर्स भी लगेगा। क्लियर है ये बात? तो ऐसे हमने निकाली डायरेक्शन। तो क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या लिखोगे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पॉइंट मास, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पॉइंट मास। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकाल रहे हैं अभी डिस्क्रीट मासेस की वजह से, पॉइंट मासेस की वजह से। क्लियर है? अब ये तो मैं एक पॉइंट मास की वजह से निकाला है gm/r², एक की वजह से तो मुझे वैल्यू पता चल गई। एक पॉइंट मास की वजह से, सब सुन लो, सोएगा नहीं कोई भी। एक पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड वंश कितना होता है? छोटे से पार्टिकल की वजह से उसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? gm/r²। कितना होता है? gm/r²। अब आप वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे F/m, वो लगा के तो आपने वैल्यू निकाल ली ना, यही तो लगा के वैल्यू निकाली है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास gm/r² है, तो पॉइंट मास की वजह से क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है? gm/r। कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है? gm/r। दैट्स इट। अभी नोट करने का चांस दूंगा बेटा, रुक जाइए। अब एक क्वेश्चन कीजिए। अब एक पार्टिकल की वजह से तो आपको आ गया, अगर आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हो, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, तो क्या आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना आएगा? यस सर। चलिए देखते हैं। अब मेरे पास दो पार्टिकल्स ये हैं, एक मेरे पास ये मास है m और एक मेरे पास ये मास है m। अपने पास वैल्यू क्या होती है बेटा? ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। लेट्स से ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है कैपिटल B, इसका डिस्टेंस भी स्मॉल है। एक इधर है पॉइंट C, इसका डिस्टेंस भी है A, और एक इनके ऊपर है कोई पॉइंट D, या नीचे ले लूं, ऊपर ही ले लेते हैं। ये पॉइंट है बेटा D, इसका डिस्टेंस भी A ही है। अब आप इस पॉइंट A पे देखो, मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। इस पॉइंट A पे, पॉइंट B पे, पॉइंट C पे, पॉइंट D पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकालिए। तो मैं यहां लिख देता हूं फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट A, B, C एंड D। खत्म। यस, चलिए बताइए। यस, तो बेटा इस मास की वजह से बताओ, सेकंड वाले की वजह से, इस मास की वजह से, ये सेकंड वाला मास है, इसका भी तो डिस्टेंस a ही है ना,
सो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई टुवर्ड्स इट, और इसकी भी वैल्यू आएगी gm/a², gm/। अब दोनों वैल्यूज बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो कैंसल आउट हो जाएंगी। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आएगा किस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट। अब बी पे निकालिए ऐसे ही। देखिए अब मैं बता देता हूं, देखो बी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट से फर्स्ट वाले मास की दूरी कम है, कितनी है ए, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड भी कम होगा, तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड यहां बना रहा हूं उसका ऊपर, I1 कितना आएगा, I1 की वैल्यू, अरे gm/a², क्योंकि दूरी a ही है इस मास की। अब बताओ दूसरे वाला इसका मास यहाँ है बेटा, इस मास की वजह से दूरी कितनी है बेटा, 3a है टोटल, टोटल दूरी कितनी है, देखो बी पॉइंट की दूरी सेकंड वाले मास से कितनी है 3a, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड भी इसी तरफ आएगा, लेकिन आएगा कितना gm/9, क्योंकि 3a का होल स्क्वायर कर दिया आपने, तो 9a² आ गया ना। अब आपको चीजें आ रही है ना, तो ध्यान देने से आप लोगों को ज्यादा, तो अब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, भाई ये तो दोनों सेम डायरेक्शन आई हैं, भाई I1 भी उसी डायरेक्शन में और I2 भी उसी डायरेक्शन में, तो दो अगर सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या हो जाता है, अगर डायरेक्शन सेम होती है एंगल 0 डिग्री होता है, इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट हो जाता है a+b, तो मैं भी डायरेक्टली इनको ऐड ही कर दूंगा क्योंकि डायरेक्शन सेम थी, अपोजिट डायरेक्शन वालों को हम लोग माइनस करते हैं, राइट। तो I1 + I2 हो जाएगा, और I1 की वैल्यू कितनी है gm/a² और I2 की वैल्यू कितनी है gm/, यस 3a का होल स्क्वायर यानी 9a², तो ये हो गया 10 gm/9a², ये आपकी आ गई वैल्यू नेट ग्रेविटेशनल फील्ड। और डायरेक्शन किस तरफ आई है, डायरेक्शन आई है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन आई है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप +i भी लिख सकते हो, क्लियर है। ऐसे ही सी पॉइंट पे, एट पॉइंट सी डायरेक्शन क्या आएगी, यस वैल्यू तो इतनी आएगी, j नहीं होएगा, वैल्यू यही आएगी 10 gm/9a², लेकिन नेट ग्रेविटेशनल फील्ड अब इस तरफ हो जाएगा, जैसे इसमें इस तरफ था तो इसमें लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, तो ये -i आएगा। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे इसको और इसको भी ऐड करने लग जाते हैं, इसको और इसको, कि सर ये भी अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0, लेकिन ये देखा करो ये किस पॉइंट पे है, ए पे, और ये वाला किस पॉइंट पे निकाला है सी, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड ऐड नहीं होते, एक ही पॉइंट पे अगर दो ग्रेविटेशनल फील्ड आपके आ रहे हैं ना वो ऐड हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे अगर दो वेक्टर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट्स पे जो वेक्टर्स हैं वो ऐड नहीं होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? चलिए अब डी पे बताइए, डी पे देखिए, नहीं यहां पे 0 नहीं होगा बेटा, देखो ये डिस्टेंस आपका a था, ये भी a था, और ऊपर भी a ही है, कितना फील्ड है बेटा, a है फील्ड, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरफ आ गई, इस तरफ, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरफ आ गई, इस तरफ, वैल्यूज सेम आएंगी, ये I1 आएगी और ये I2 आएगी, वैल्यूज भले ही सेम आए, और देखो क्योंकि ये वाला और ये वाला साइड बराबर था, साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 45 एंगल आएंगे, ये भी एंगल 45 आ जाएगा फिर, ओके। तो अब आप इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री है, या फिर इसमें दूसरी चीज ये कर सकते थे, इसके कंपोनेंट कर सकते थे आप, कंपोनेंट करके नीचे नेट में ग्रेविटेशनल फील्ड आता, कंपोनेंट करके करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा,
तो देखो I1 का एक कंपोनेंट I1 ये है बेटा, ये डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस कितना है तो ये कितना आएगा √2a, डिस्टेंस √2a, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा Gm/√2a का होल स्क्वायर। और सुनो 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 सुनो, अब इसके कर देंगे दो कंपोनेंट, I1 के कर देंगे दो कंपोनेंट ऐसे, एक आएगा I1 sin 45 और नीचे वाला आएगा I1 cos 45। सिमिलरली जो आपका ये वाला ग्रेविटेशनल फील्ड है I2, जिसकी वैल्यू आएगी Gm/√2a का होल स्क्वायर, सेम यही वैल्यू आएगी ना, उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर और एक नीचे की तरफ। नीचे वाला आएगा I2 cos 45, ये एंगल 45 है, और ये वाला आएगा I2 sin 45। भाई I1 I2 की वैल्यू सेम है, I1 और I2 की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ यही दोनों कंपोनेंट्स हैं जो ऐड होंगे, राइट। सो अगर पूरी डायरेक्शन दिखानी है तो क्या लिखोगे, I1 Gm/2a² sin 45 माइनस I कैप, ये वाला, और नीचे वाला Gm/2a² यानी I1 cos 45, हाँ, माइनस J कैप। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ऐसे ही I2 को भी लिख दीजिए Gm/2a², ये वाला कंपोनेंट बताइए इसका, साइन कंपोनेंट साइन 45, ये प्लस का I कैप आ जाएगा, लेकिन J वाला एज इट इज है, ये माइनस J कैप का माइनस J कैप ही है। अब ये माइनस I कैप और प्लस का I कैप कट जाएंगे अगर इनको ऐड करोगे तो, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं हम, तो I नेट क्या आ जाएगा बेटा, इनको ऐड करो, I कैप में I कैप जोड़ो, J कैप में J कैप जोड़ दो, तो ट्वाइस ऑफ, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस नहीं आ जाएगा क्या, ट्वाइस ऑफ Gm/2a² इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस J कैप, सही कह रहा हूं, 2 से 2 कैंसल आउट भी हो गया। सो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आया बेटा आपका Gm/√2a² माइनस और J कैप, ओके, या फिर ऐसे कर लीजिए कि नीचे की तरफ रहेगा, ओके जी। हाँ, सिमिलरली मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, दैट इज योर होमवर्क, और कल चेक करूंगा, कल आपकी नोटबुक में खाली जगह मिलनी चाहिए। अभी फिलहाल आप लोगों को क्वेश्चन के लिए खाली जगह छोड़नी है, ठीक है, छोड़ देना, मतलब जब नोट्स बनाओ। क्वेश्चन ये है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे अलग अलग पार्टिकल्स रखे हैं, यहां मास m है, यहां पे मास m है, यहां पे मास m है, आपको इनके सेंट्रॉइड पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंट्रॉइड, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं एक पार्टिकल को 2m मास का कर दूं, सिमिलर फिगर है, बाकी सब m है, लेकिन एक मास m की बजाय 2m हो गया, डबल हो गया, तो सेंट्रॉइड पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, इसकी साइड है A, ट्रायंगल की साइड है A, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज, आई मीन थर्ड
Third question is, you have a square. नहीं, you have a square. इफेक्ट नहीं, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड बता. All the masses are m. और आपको फोर्थ कॉर्नर खाली है, फोर्थ कॉर्नर पे कोई भी मास नहीं है. फोर्थ कॉर्नर पे आप बताइए नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा. फाइंड नेट ग्रेविटेशनल एट पॉइंट P. फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P. P पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है वो बताना है आपको. गॉट इट. साइड इज A. साइड इज A. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. ट्रायंगल की भी साइड है जी, ट्रायंगल की भी साइड है. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना कैसा है. एक मास है 3m और एक मास है 2m. अगर ये सेम होते तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड होता ना. इनके बीच का डिस्टेंस था d. आपको बताना है फाइंड वेयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो. कौन से वाले पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा जीरो होगा, आपको ये भी बताना है. कौन से वाले पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा ये बताना है आप. ठीक है, कर लेंगे ये वाले क्वेश्चंस. लास्ट वाला क्वेश्चन मैं कराऊं, ये वाला लास्ट वाला. बता दो. ठीक है, ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे. मैं ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक करा देता हूं. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप घर से कर लेंगे. नेक्स्ट ये मैं अभी करा देता हूं आप लोगों को. क्वेश्चन अभी क्या करना है कि अगर आपके पास एक मास है 2m, एक मास है nm और एक मास है m, और इनके बीच का डिस्टेंस है d. तो आप बताइए इनके बीच में किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा. बताओ किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा. लेट अस से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, ऐसा मान लिया हमने. मैंने वो पॉइंट बिल्कुल भी सेंटर में नहीं लिया है, मैंने ऐसे ही अज्यूम किया रैंडमली कि मान लो वो पॉइंट यहां कहीं बीच में ही होगा, कहीं ना कहीं, है ना. मान लेते हैं x डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है. बेटा ध्यान से सुने, सिर्फ नोट डाउन ना करें, ध्यान से सुने, वो मेन प्रायोरिटी है. मान लेते हैं कि इस येलो वाले पॉइंट के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, मान लिया मैंने, है ना. तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब इसकी वजह से nm की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो I1 और m की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो I2 बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी तो पॉसिबल है. भाई इक्वल एंड अपोजिट होंगे वही तो कैंसिल आउट कर पाएंगे एक दूसरे को. सॉरी, अगर ये I1 I2 के इक्वल नहीं हुआ तो ये कैंसिल कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना. अगर हमें चाहिए नेट ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पे जीरो हो तो ये I1 और I2 बराबर होने चाहिए. फॉर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड टू बी जीरो, I1 and I2 must be इक्वल एंड ऑपोजिट. भाई ऑपोजिट तो हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो पॉइंट बीच में ही होगा. ये इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ और इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ, राइट होगा. तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड अपोजिट, मतलब ये दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड अपोजिट में तो है ही. अगर इनको हम इक्वेट भी कर देते हैं, अगर हम इनको इक्वल पुट कर देते हैं फिर तो x की वैल्यू निकल आएगी. इक्वल हम कर देते हैं. सो I1 मस्ट बी इक्वल्स टू I2.
I1 कितना है बेटा? I1 कितना है? I1 तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, सो उसकी वैल्यू क्या आती है? G, ये NM डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसकी वजह से यहां पे बताओ, इसकी वजह से पॉइंट P पे बताओ, स्मॉल m की वजह से, तो G स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा? ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया बेटा? ये तो d माइनस एक्स नहीं बच गया क्या? तो क्या लिखेंगे? d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो G से G कट गया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, सो n इंटू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म इधर आ गई और ये वाली टर्म उधर चली गई मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई गलती मत करना। अब क्या करेंगे भाई, कई बच्चे सोच रहे हैं ये होल स्क्वायर ओपन कर दें। अगर आपने होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये एक अनसॉल्व्ड पैराडॉक्स हो जाएगा, तो सॉल्व नहीं होके देगा। स्क्वायर रूट कर देंगे, इससे बढ़िया दोनों साइड रूट कर दो, दोनों साइड पे रूट करो, इधर आ गया रूट n और इधर आ गया खाली d माइनस एक्स और इधर आ गया खाली x, तो ये हो गया रूट n इंटू डी माइनस रूट n इंटू एक्स इज इक्वल टू x। ये माइनस वाली टर्म इधर ले आओ, प्लस 100 है ना, रूट n इंटू डी और ये आ गया x प्लस रूट n इंटू एक्स। क्या x कॉमन नहीं आ सकता क्या? x अगर यहां से कॉमन आ गया तो यहाँ 1 प्लस रूट n बच गया, है ना, और यहाँ रूट n था, x की वैल्यू तो निकालनी है ना, यही तो पूछा था। कहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा? फाइंड वेयर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, यही तो पूछा था। तो जीरो कहां होगा? x की किस वैल्यू पे होगा? तो ये वाला नीचे ले आओ, सो x इज इक्वल्स टू रूट एन डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट n। अरे बेटा क्या वैल्यू जनरल आ गई है? क्या ये वैल्यू जनरल आ गई है? अब आपको सिर्फ ये देखना है कि दूसरे वाला मास इस मास के कितने टाइम्स है ना, ये मास जैसे m है तो दूसरा कितने टाइम्स है? n टाइम्स ज्यादा बड़ा है। कितने टाइम्स ज्यादा बड़ा है? n टाइम्स। वो n की वैल्यू याद रखो, वो n की वैल्यू आपको। अब ये ट्रिक मैंने किसके लिए बताई है? ये शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने, अगर आपको याद रह जाए तो ये नीट में बड़ी काम आती है, नीट में बहुत काम आती है, क्योंकि नीट में तो आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, कम टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। अगर आप ये सब डेरिवेशन करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इससे बेटर है कि आप सिर्फ n टाइम्स कर दें, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस